Yeah, what is the answer of first one? If there are three spin instead of two, then total number of element in the fourth period. मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की जगह अगर तीन इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स होंगे? क्या है इसका आंसर? किसी ने किया? यस नो? वेरी गुड, चलो। कैसे कर सकते हैं इसको? जैसे कि पीरियड नंबर 4 है, तो पीरियड नंबर 4 के अंदर देखो, लास्ट टाइम बताया था, अगर तुम्हारे पास कभी पीरियड नंबर 4 है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक 4s होगा, एक 4s ऑर्बिटल होगा, सॉरी सबशेल होगा, एक 3D सबशेल होगा, एक 4p सबशेल होगा। यस, तीन सबशेल होंगे, 4s 3D एंड 4p। यस नो? ऑर्बिटल्स के लिए क्या कर सकते हैं? ऑर्बिटल्स s के लिए कितना होगा? ऑर्बिटल s के लिए होगा 1। d के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे? d के लिए होंगे 5। p के लिए कितना ऑर्बिटल होगा? p के लिए होगा 3 ऑर्बिटल्स। यस, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 9। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? लास्ट टाइम बताया था, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, और या फिर तुम एलिमेंट्स बोल दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नाउ 9 ऑर्बिटल्स हैं, एंड वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल जो है 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम। तो तुम क्या लिख सकते हो? 9 × 3, कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल 27 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 27 तुम्हारे पास एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर ये पार्ट सबको? यस नो? व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? इफ इस बार जो एल का वैल्यू जो प्रीवियस वन में था, एल क्या होता है? एल जो होता है 0 से होता है n-1 तक। अब मैं बोला हूँ कि एल जो है 0 to n+1 तक है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे पीरियड नंबर 3 में? बताओ, क्या है इसका आंसर? किसी ने किया है? यस नो? 18। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। तुमको क्या रखना है? तुमको n=3 सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना आएगा? 3s। ये कितना आएगा तुम्हारे पास? 3s। ये कितना आएगा? 3p। ये कितना आएगा? 2d। और ये कितना आएगा? 1f। 1f का n कितना होगा? 1f का n है 1, और इसका l कितना है? 3। इसने क्या बोला है? l जो है वो n से एक ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। l जो है वो 0 से लेके, अगर कोई भी n की वैल्यू है, 0 से लेके n+1 हो सकता है, जितना भी n है उसे एक ज्यादा भी हो सकता है। लास्ट टाइम जो भी पढ़ा उसमें क्या था? एक कम रहता था वो। तो इसका मतलब यहाँ पर n कितना है? यहाँ पर n है 2, यहाँ पे l भी कितना है? 2। क्या इस बार 2D एग्जिस्ट करेगा क्या? क्या इस बार 2D एग्जिस्ट करेगा? यस, इस बार 2D एग्जिस्ट करेगा यार। लास्ट स्टेज तक ऐसा नहीं था, इस बार 2D एग्जिस्ट करेगा। तो 3s है, 2b और 3d है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास, तुमको क्या चाहिए? लेट्स से अगर तुम्हारा पीरियड नंबर जो 3 है, तो पीरियड नंबर 3 में जो सब शेयर है वो क्या है? एक 3s है, एक 2d है, एक 3p है। तो ऑर्बिटल्स कितने हैं आप तुमको? ऑर्बिटल्स अगर मैं लिखूंगा तो 3s में होंगे वो एक ऑर्बिटल, प्लस 2d में वही 5 ऑर्बिटल, प्लस p में वही 3 ऑर्बिटल्स, तो 9 ऑर्बिटल्स हैं। इस बार उसने स्पिन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन एंड एलिमेंट, ऑर्बिटल्स 9 ही हैं अभी भी। सॉरी, ऑर्बिटल्स 9 है, बट उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। तो मैं डेफिनेटली क्या लिख सकता हूँ कि 2 होंगे नॉर्मल। तो 9 × 2 कितना आ जाएगा यहाँ से? 18। 18 एलिमेंट होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस नो?
ओके देन, चलो, देन यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस बार उसने क्या बोला है, इस बार जो m का वैल्यू होता है, m का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, वो होता है -L2 + L। m का वैल्यू m बिलोंगिंग टू -L2 + L, एंड वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो m बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -L2 + L बिलोंग करेगा। बट इस बार इसने बोला है कि m जो है -L-1 से L+1 बिलोंग कर रहा है, और एक ऑर्बिटल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम। तो फिफ्थ पीरियड में कितने होंगे? तो पहले वही जो फॉर्मूला लगा के फिफ्थ पीरियड में सब शेल्स फाइंड आउट करो। पहले बताओ, n = 5 अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा, n = 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या 5s एग्जिस्ट करेगा? यस नो? यस नो? 5p भी करेगा, फिर क्या आएगा, 4d आएगा, फिर 3f आएगा। क्या 3f एग्जिस्ट करेगा? क्या 3f एग्जिस्ट करेगा? इसका मतलब अगर तुम्हारे पास पीरियड नंबर कभी भी 5 है, तो पीरियड नंबर 5 के लिए क्या क्या एग्जिस्ट करेगा? 5s करेगा, 4d करेगा, 5p करेगा। बट यहाँ पे अब कुछ चीजें चेंज हो गई है यार। चीजें क्या चेंज हुई है? अगर मैं वैल्यू ऑफ एल की बात करूं, आई टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ एल, एस के लिए कितना होगा एल का वैल्यू? 0, डी के लिए 2, पी के लिए 1। अब देखो ऑर्बिटल्स देखो, कोई मुझे बता सकता है अगर एल का वैल्यू 0 है तो अब ऑर्बिटल्स कितने एग्जिस्ट करेंगे एस के लिए? अब जो एस, जो वैल्यू ऑफ एम है वो -L-1 से कितना है, L+1। कोई मुझे ये बता सकता है कि ऑर्बिटल्स कितने एग्जिस्ट करेंगे? 3, वेरी गुड। 0 पुट करोगे, क्योंकि इसने क्या बोला है कि ऑर्बिटल्स अब जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं -L-1 टू L+। एल को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी? इसके लिए वैल्यू आएगा -1, 0, +1। अगर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। यहाँ पे अगर बात करूंगा, देन -2, -1, 0, +1, +2। इसका मतलब अब जो पी सब शेल उसमें 5 ऑर्बिटल है, डी सब शेल में 7 ऑर्बिटल है, एस के अंदर 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, हर किसी में दो दो ऑर्बिटल एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। टोटल ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल ऑर्बिटल्स हो जाएंगे तुम्हारे पास, टोटल ऑर्बिटल्स विल बी 3 + 7 + 5, कितना हो जाएगा? 15। तो टोटल टोटल ऑर्बिटल्स आ गए। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड एलिमेंट। If I talk about total electrons and elements, again, one orbital can accommodate। अब ध्यान से देखो, ऑर्बिटल्स 15 है, उसने एक और चीज बोली है, वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 15 ऑर्बिटल्स हैं, 15 ही इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बच्चे लोग? यस नो? दीज आर द हाइपोथेटिकल केसेस विच यू कैन डू बाय दीज वे, ठीक है? अब जो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नाउ वी आर स्टार्टिंग द एटॉमिक साइज। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एटॉमिक, हाउ वी कैन डिटरमाइन द एटॉमिक साइज। अब देखो, सबसे पहले जो एटॉमिक साइज है, सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है? क्या तुम मुझे बताओ, तुम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्या तुम लोग इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो? यस नो? नो। अगर तुम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोल के रखा था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द मोमेंटम
ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। अगर तुम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं पता है तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है तुम्हें पता ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? क्या मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? इसका मतलब अगर तुमको इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं पता है तो पोजीशन ही नहीं पता है तो यार फाइंड आउट कहाँ से करोगे रेडियस? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता होगी तभी तो फाइंड आउट कर पाओगे। यस। यस। So according to the wave mechanics, there is no certainty with regard to the exact position occupied by the electron at any time. Electron की position नहीं पता. So it is impossible to measure the, according to the Heisenberg's uncertainty principle, the actual atomic size. मतलब actual atomic size क्या मुझे पता ही नहीं है यार, मैं find out ही नहीं कर सकता. So atomic size is generally derived in an incorrect manner. एक different तरीका है वहां से तुम find out कर सकते हो atomic size from the distance between two nuclei of the two bonded atoms. मतलब तुम कोई भी दो एटम है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या है, कहां पर है, वी डोंट नो यार। बट अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो मैं इसका बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। इन दोनों का मैं क्या कर सकता हूँ, बॉन्ड लेंथ। कौन से मेथड से? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। तो इनकी हेल्प से मैं पोजीशन फाइंड आउट या रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। बच्चे अगर तू एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा एटम। दक्ष, अगर तू पोजीशन को एग्जैक्ट फाइंड आउट करने जाएगा तो वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर ही निकल जाएगा यार। यस नो? बाहर ही निकल गया तो पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेगा? एक इनकरेक्ट मैनर होता है, उससे तुम फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले जो है, जो इनकरेक्ट मैनर है उसको अगर मुझे देखना है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ। तो सबसे पहले है Sir, या so you are saying that if the velocity increases like too much, then the acceleration will cause it to go out of the atom only. या वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गया तो मतलब प्रॉब्लम है ना। Okay, sir. अब देखो, ये लेट से तुम्हारे पास एक एक्स एटम है, ये पहले फंडा समझोगे एक्चुअल में होता क्या है। क्या तुम सब लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सुन के रखा है? यस। तो कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है, इसका मीनिंग समझो पहले। कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या है? अगर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, लेट्स से ये तुम्हारे पास एक एक्स का एटम है, ये भी एक एक्स का एटम है, दोनों क्या है तुम्हारे पास एक्स के दो एटम्स हैं, वो दोनों एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ये भी एक्स का एटम है, ये भी एक्स का एटम है। यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन। पहले जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ था ना, तो ये क्या कर रहा था, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, सिंपल। वही क्या था, ये दूसरा एटम था, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका इलेक्ट्रॉन। पहले जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ था ना, तो ये क्या कर रहा था, सॉरी, ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था इसको अट्रैक्ट। नाउ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। बॉन्ड फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, ये जो एटम वन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ एटम टू के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब अब ये यहाँ पर भी इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। सेम फॉर द एटम टू। एटम वन, एटम टू जो था वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो भी अपन अट्रैक्शन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेट्स से अगर सपोज ये एक्स एक्स है, तो लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, एक्स बॉन्ड एक्स, जनरली अपन इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। जनरली क्या करते हैं अपन, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का देखो सर शेयरिंग हो गया। शेयरिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, अगर ये एटम एक्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। वही सेम चीज यहाँ पे, ये जो एटम एक्स है अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के साथ साथ इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो शेयरिंग करके ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इट इज नथिंग बट, इसको इस लैंग्वेज में बोलते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के साथ साथ अगर पास वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? इसको जनरली याद
तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या तो तुम जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या फिर एक्चुअल में तुम क्या बोल सकते हो कि इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो, दिस इज कॉल्ड द ओवरलैप। बट डेफिनेटली तुम क्या करोगे, बार बार इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करोगे, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाले। अपन जनरली क्या डायग्राम ड्रॉ करते हैं ये। बट मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सिंपल मीनिंग क्या है कि जो एक एटम है वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है जितना अपने इलेक्ट्रॉन को कर रहा है। दैट्स इट। क्लियर सबको ये वाला पॉइंट? यस, नो? ओके। एंड तुम क्या कर सकते हो, ये जो दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। डी ऑफ एक्स एक्स, एक्स माइनस एक्स का मतलब बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। और तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो, डी ऑफ एक्स टू। क्या बोल रहा हूँ, ये बॉन्ड लेंथ, ये फाइंड आउट कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली। जो मेथड मैंने ऊपर लिखे हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है, पर तुम बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो दो न्यूक्लियस के बीच का। By X-ray diffraction or electron diffraction method, you can locate the position of, you can find out the distance between two nuclei। इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करो, इन दोनों की डिस्टेंस का हाफ ले लो। तो R of x is equals to D of xx divided by 2। इन दोनों का हाफ लोगे, अगर लॉजिकली सोचो यार, इन दोनों का तुमने हाफ लिया, ये डिस्टेंस है, इसका तुमने लिया है हाफ। ये जो डिस्टेंस आएगा, ये आएगा, तो ये आएगा R of x। ये समझ में आता है सबको? यस, नो? एक्चुअल में कोवलेंट कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस रेडियस इज द कोवलेंट रेडियस। तो तुम मुझे बताओ, जो यहाँ से तुम फाइंड आउट करोगे डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 करके, तो जो एक्चुअल रेडियस से कम आएगा या ज्यादा आएगा? यहाँ पे जो ये वैल्यू जो आएगा, एक्चुअल जो रेडियस है उससे कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जो आर ऑफ, आर ऑफ जो कोवलेंट है, आर ऑफ कोवलेंट है वो कम होगा किससे, आर ऑफ एक्चुअल। यस बच्चे लोग? क्या ये पोर्शन सबको समझ में आता है? आर जो कोवलेंट है वो क्या है, एक्चुअल में कम है किससे, आर एक्चुअल से। ये पूरी थ्योरी किसके बारे में होगी, ये पूरा हो गया कोवलेंट के बारे में डिस्कशन। इसका मतलब, बट सर यहाँ पर तो कुछ गैप भी है ना। ये गैप क्या होता है, ये गैप नेग्लिजिबल होता है, उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। और कोई वे नहीं है अपने पास जिससे तुम ये चीजें फाइंड आउट कर। हाँ, अगर किसी को और डाउट बचा है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट रेडियस वाला part। जो मैंने चीज यहाँ पे लिखी है वही सेम चीज उसने ऊपर लिख के रखा है, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वही चीज उसने ऊपर लिखा है। किसी को कुछ डाउट? यस, नो? ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। कोवेलेंट हो गया, अब मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, नाम से ही क्लियर है, मेटालिक रेडियस किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, मेटल्स के लिए। मेटालिक रेडियस किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, मेटल्स के लिए। एक चीज ध्यान रखना, मेटल्स जो होते हैं ना जनरली, मेटल्स ऐसे एकदम रैंडम नहीं रहते। जिस तरीके से कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है, बट मेटल्स में ऐसा नहीं होता। ये तुम ट्वेल्थ में एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट करके, वहां पे ये तुम चैप्टर पढ़ोगे,
ट्वेल्थ में एक चैप्टर आएगा, वहां पे यू विल सी। मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। क्या होगा, ट्वेल्थ में एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट। वहां पे यू विल अंडरस्टैंड जो मैं अभी तुमको चीजें बोल रहा हूँ। बच्चे लोग एक चीज ध्यान रखो, जो भी मेटल्स होते हैं ना, वो मेटल्स तुम्हारे पास इस तरीके से टच रह के बहुत सारे, मतलब सोडियम का अगर मेटल है तो तुम्हें एक चीज बताओ, मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है बहुत कम होता है? मेटल जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनका डेंसिटी बहुत ज्यादा या कम? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब जो एटम्स होंगे वो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत क्लोजली पैक्ड रहेंगे? यस नो? क्लोजली पैक्ड रहेंगे, यस। ओके, तो अगर वो क्लोजली पैक रहेंगे, इसका मतलब जो एक दो एटम है ना, एक एटम दूसरे एटम से ऐसे टच करता हुआ रहेगा। ये जो तीन डायग्राम मैंने बना के रखे हैं ना, एक्चुअल में क्या होता है, ये इस तरीके से, ये आगे भी एक्सटेंडेड है, ये पीछे भी एक्सटेंडेड है, ये ऐसे 3D में एक्सटेंडेड रहते हैं। बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली कंटिन्यूस फॉर्म में क्या रहते हैं, एक दूसरे से टच भी करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, इस तरीके से एक्सटेंडेड रहते हैं 3 डायमेंशन में। ये किस तरीके से रहेंगे, क्या अरेंजमेंट होगा, वो सब कुछ अपन देखेंगे ट्वेल्थ के अंदर। पर अभी अपना कंसर्न वो नहीं है, अभी अपना कंसर्न ये है कि अगर सपोज दो मेटल इस तरीके से टच कर रहे हैं, तो क्या मैं तुम इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्या तुम दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली? यस नो? यस। तो यू कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ दिस, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तुम इसका हाफ लो, अगर तुमने इसका हाफ लिया, तो यहाँ से आर ऑफ एक्स को तुम क्या लिखोगे, आर ऑफ एक्स को लिखोगे डी ऑफ एक्स एक्स अपॉन, इस बार जो मेटेलिक रेडियस आएगा वो एक्चुअल रेडियस से कम आएगा, ज्यादा आएगा, इक्वल आएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस बार सेम आएगा? जो एक्चुअल रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा तुम्हारे पास, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, सेम। यस? यस नो? दैट्स इट। ऊपर पढ़ लो। Metals atoms are assumed to be closely packed sphere in the metallic crystal. These metal atoms pair are considered to touch one another in the crystal. One half of the internuclear distance between the two nuclear closure metal atoms in the metallic crystal is called the metallic radius. First thing. तुम अगर पोटेशियम है, क्या पोटेशियम मेटल है? यस नो? यस नो? क्या पोटेशियम मेटल है? यस। क्या उसकी मेटेलिक रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो? यस, उसका मेटेलिक रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। क्या पोटेशियम किसी और कंपाउंड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है क्या? किसी ना किसी कंपाउंड के साथ तो कोवेलेंट बनाएगा ना। तो उस कंपाउंड के साथ अगर कोवेलेंट बनाएगा, तो क्या वहां से मैं उसका कोवेलेंट रेडियस भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस। तो मेटल का एक चीज ध्यान रखना है, बच्चों में डाउट रहता है कि अच्छा मेटल है तो मेटेलिक रेडियस ही फाइंड आउट करेंगे? नो। अगर मेटल है तो मेटेलिक रेडियस के साथ साथ उसका कोवेलेंट रेडियस ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करना है, तुमको देखना है कि वो किसके साथ कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके ना, चलो। तो ये मेटेलिक रेडियस हो गया। नाउ थर्ड पार्ट है, वो है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस किसके लिए फाइंड आउट करते हैं? जनरली वंडरवॉल रेडियस किसके लिए फाइंड आउट करते हैं? बच्चे, मैंने जस्ट बताया कि तुम कर सकते हो, क्यों कर, उसका रीजन तो मैंने कुछ दिया ही है ना। नेक्स्ट, क्या यूज क्या है उसका, वो मैं तेरे को अभी बता दूंगा। मैंने जितना बताया कि तुम मेटल्स का भी मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। That's it। क्या जो नोबल गैसेस हैं, क्या जो तुम्हारे पास नोबल गैसेस हैं, क्या वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं क्या? यस नो? नो, वो कंपाउंड फॉर्मेशन तो नहीं करेंगे। अगर वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लेट्स से ये तुम्हारे पास, लेट्स अज्यूम ये तुम्हारे पास एक हीलियम का एटम है, कि यहाँ पर एक और हीलियम का एटम है, तो उसके बीच में कोई ओवरलैपिंग होगा क्या? नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, तो क्या उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग होगा? नो। इसका मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अगर उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस को तुम मेजर कर सकते हो, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डी ऑफ एक्सिस। मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस तुम फाइंड आउट कर सकते हो यार।
अब डिस्टेंस अगर तुमने फाइंड आउट कर लिया, उसका हाफ करो। ये किया तुमने हाफ, ये तुम्हारे पास आया रेडियस। इस बार जो रेडियस आएगा वो एक्चुअल से ज्यादा आएगा या कम आएगा? इस बार जो रेडियस आएगा वो एक्चुअल से ज्यादा या फिर कम? बोलो। ज्यादा आएगा। इसका मतलब जो कोवेलेंट है, कोवेलेंट में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। जो एक्चुअल आएगा उससे कम रेडियस आएगा। मेटेलिक में क्या आएगा, टच करेंगे तो जो एक्चुअल आएगा और जो जो एक्चुअल आएगा और जो मेटेलिक है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। और जो थर्ड वन है, थर्ड वन में क्या है, तुम्हारे पास ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा, तो जो एक्चुअल रेडियस है उससे ज्यादा रेडियस आएगा वॉन्डरवॉल का। यस। तो अगर मैं वॉन्डरवॉल, मेटेलिक और कोवेलेंट की बात करूं, सबसे ज्यादा कौन सा है? वॉन्डरवॉल एक्चुअल से ज्यादा है, मेटेलिक एक्चुअल के इक्वल है और सब कोवेलेंट एक्चुअल से कम है। तो कैन आई सिंपली से दैट, क्या ये ऑर्डर फॉलो करेगा? या सबसे पहले तुम एक चीज देखो, मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये तीनों मेथड, तुम इन तीनों मेथड की हेल्प से तुम फाइंड आउट कर सकते हो रेडियस। मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है, अगर क्लोरीन है, अगर तुम्हारे पास कभी भी क्लोरीन है, क्लोरीन का कौन सा, क्लोरीन मेटल है नॉन मेटल है? क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? क्लोरीन नॉन मेटल, उसका कौन सा रेडियस फाइंड आउट करोगे, कोवेलेंट या फिर वॉन्डरवॉल? नॉन मेटल का कौन सा फाइंड आउट करते हो हीरो लोग? सिद्धांत, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस का वॉन्डरवॉल फाइंड आउट करते हो। तो अगर देखो, ये रहा Cl2 का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये Cl2 का मॉलिक्यूल, उसकी ओवरलैपिंग हो रही, डिस्टेंस तुमको दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस तुमको दे के रखा है। अगर दो न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस इज गिवन, कितना है, 1.98 एंगस्ट्रॉम। ओवरलैपिंग भी होके रखा है। तो अगर तुमको रेडियस फाइंड आउट करनी है क्लोरीन की, तो क्लोरीन का रेडियस क्या होगा? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, तो कितना होगा बताओ? 1.98 is the distance between two nuclei। डिस्टेंस देके रखा है 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस कितना होगा क्लोरीन का बताओ? अरे इतना क्या सोच रहे हो, 1.98 को डिवाइड करेंगे ना यार, 1.98 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। कितना आएगा, 0.99 एंगस्ट्रॉम आएगा। यस। तो यहाँ से जो रेडियस फाइंड आउट करोगे वो कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है या फिर वॉन्डरवॉल है? कोवेलेंट है, मेटेलिक है, वॉन्डरवॉल है, कोवेलेंट रेडियस है। अब एक चीज सुनो बच्चे लोग, देखो ये अगर Cl2 मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल है, ये भी Cl2 मॉलिक्यूल है। अब अगर सपोज मैं इस क्लोरीन के एटम को लूं और इस क्लोरीन के एटम को लूं, ये तो ओवरलैप नहीं करेंगे ना। क्या क्लोरीन ऐसा Cl3 थोड़ी बनाएगा, Cl3 Cl4 थोड़ी बनाएगा ना। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही। बट अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, बट क्या मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर सकता हूँ ना? क्या मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? यस। और वो जो डिस्टेंस आया वो क्वेश्चन में मेंशन है, वो क्वेश्चन में दे के रखा है क्या, 3.98। मतलब दो क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो दो क्लोरीन के एटम्स हैं उसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ किससे, इलेक्ट्रॉन एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड से या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से। वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम। तो अगर जो डिस्टेंस आ रहा है वो 3.98 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, तो वंडरवॉल रेडियस कितना होगा, कितना होगा? यही मैं चीज बता रहा था, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट उसका क्या, मेटालिक रेडियस भी फाइंड आउट। इसको एक काम करते हैं, इसको 60 लिखो। तो जैसे 60 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1.8। इसका मतलब मैं तुमको एक चीज ये एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर क्लोरीन नॉन मेटल है तो अगर ओवरलैपिंग से फाइंड आउट करोगे, ओवरलैपिंग की डिस्टेंस से, तो तुमको क्या मिलेगा, कोवेलेंट मिलेगा। अगर तुम मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस से फाइंड आउट करोगे तो वहां से तुमको वॉन्डरवॉल मिलेगा। तो तुम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो।
क्लोरीन नॉन मेटल, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट द क्या कोवेलेंट भी एंड वंडरवॉल भी। अब वंडरवॉल और कोवेलेंट में से ज्यादा क्या होगा बताओ? वंडरवॉल है और कोवेलेंट है, उसमें से ज्यादा क्या होगा बताओ? अरे कोवेलेंट कहाँ से ज्यादा होगा भाई? ओए हीरो, हाँ वैल्यू देखना। और बताया भी, ऊपर भी बताया क्या, वंडरवॉल ज्यादा होता है किससे, मेटेलिक से भी, कोवेलेंट से भी। तो अगर कोई एक एलिमेंट है उसकी अगर तुम वंडरवॉल भी फाइंड आउट करो, मेटेलिक भी फाइंड आउट करो, तो वंडरवॉल का रेडियस ज्यादा होगा। अगर कोई एलिमेंट है उसका मेटेलिक फाइंड आउट करो, कोवेलेंट फाइंड आउट करो, तो क्या होगा, मेटेलिक ज्यादा होगा। यस। ये देखो एक चीज देख के रखिए, द वंडरवॉल रेडियस एंड द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम आर 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग रेस्पेक्टिवली। जो मैंने चीज तुमको नीचे लिखवाया है वही सेम चीज उसने ऊपर बोल के रखा है। क्या सबको तीनों रेडियस क्लियर? यस, नो? Sir, I have a question. या Sir, the van der Waals radius won't be constant, right? Because suppose if I have a jar of helium यस, and the distance between each atom will be different, no? Like two atoms के बीच में हो सकता है 3 Armstrong, दूसरे दो में हो सकता है 4 Armstrong. मतलब एक कंडीशन पे, जब देख बच्चे, अपन जब भी कभी कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, इवन अगर तुम फिजिक्स में भी कोई चीज पढ़ते हो, तो हमेशा अपन चीजें आइडियली अज्यूम करते हैं। यस, ये समझ में आता है। Yes, sir. इसका डाउट मैं तुमको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, जो भी बाकी बच्चे लोग हैं, कि लेट्स से सर अगर अपन एक काम करें, ठीक है, अपन क्या करते हैं सर, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूंगा, तो 25 की बात करूंगा, तो ये हीलियम का एटम, ये हीलियम का एटम, इसके बीच का डिस्टेंस। बट अगर सपोज वही मैंने 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर तो मैं बढ़ा दूंगा, तो क्या इसका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा क्या सर? Yes, क्या sir. इसका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा? अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिया, तो डिस्टेंस तो सर और बढ़ जाएगा सर। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हाफ करने से हमेशा इक्वल आएगा? क्या तीनों में वंडरवॉल भी डिफरेंट आएगा क्या? क्या तीनों केसेस में वंडरवॉल भी Yes. डिफरेंट आएगा? इसका मतलब ये तो गलत तरीका है सर। एक्चुअल में जब भी अपन कोई रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अपन एक कंडीशन फिक्स करके फिर फाइंड आउट कर रहे हैं। ये नहीं है कि हीलियम के लिए मैंने 25 लिया है और नियॉन के लिए मैं 50 डिग्री सेल्सियस कर लूंगा ना, ये चीजें नहीं करूंगा मैं। अगर मुझे कंपैरिजन करना है, सबको मैं एक लेवल पे लेके आऊंगा और फिर मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगा। तो अगर तुम फर्स्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट में पढ़ोगे तो वही है। देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो उनको कूल किया है, द गैसेस स्टेट चेंजेस टू द सॉलिड स्टेट। तो उसको कूल करके जो भी गैसेस फॉर्म है उसको सॉलिडिफाइड किया है, एंड देन डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। समझे? यस, नो? Oh, okay, sir. So you have to liquefy helium and then do it. यस, लिक्विफाई करो, सॉलिडिफाइड करो, इवन नॉन मेटल्स को भी करो, देन तुम फाइंड आउट कर सकते हो यार। और सबकी फाइंड आउट जो कर रहे हैं वो एक कंडीशन पे कर रहे हैं। ये नहीं चल रहा है कि किसी को 25 पे कर दिया, किसी को 100 पे कर दिया, ऐसा नहीं चल रहा है। अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट, अगर हीलियम को तुमने 25 पे किया, तो नियॉन को भी 25 पे लेके आओ। समझ रहा है बच्चे? Yes, sir. Sir, तभी but even कंपैरिजन in हो a पाएंगे। sir, in a हम्म, liquid also, we have studied no in seventh class that suppose we have a liquid, so the atoms are moving randomly. तो हर atom के बट distance. वी आर अज्यूमिंग दैट कि वो पूरा सिमेट्रिकल है, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द रेडियस। Oh, okay, sir. तेरा डाउट मैं समझ गया कि सर अगर एक रूम में सर 100 एटम्स है, तो सबके बीच का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस थोड़ी होगा, नहीं होगा। आई नो, बट मैं सिमेट्रिकल अज्यूम करके आइडियल केस मान के उसका रेडियस फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है? Oh, okay, sir. Understood. या या चलो, तो सबसे पहले क्या है, कोई भी अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा ट्रेंड्स, उसके सॉरी सबसे पहले आएगा डेफिनेशन, फिर ट्रेंड, फिर एक्सेप्शन, फिर एप्लीकेशन। तो डेफिनेशन मैं तुमको रेडियस की बता चुका हूँ। नाउ वी विल सी द ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इजी है, मतलब ट्रेंड्स में इतना कुछ दिमाग अपने को नहीं लगाना है। तो पहले एक जस्ट 2 मिनट दो मुझे। हम्म, चलो सुनो, ध्यान से सुनना चीजों को जो बता रहा हूँ। अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होंगे, सेम। इफ आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होंगे, सेम। और जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज और डिक्रीज? विल इंक्रीज।
इन पी ब्लॉक एलिमेंट कितने से इंक्रीज होता है? बाय ए फैक्टर ऑफ, इन पी ब्लॉक एलिमेंट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 0.65. वेरी गुड. एंड इन डी ब्लॉक एलिमेंट 0.15. Z effective is nothing but it is attraction on the valence shell electron. अगर फ्रॉम लेफ्ट राइट जाने पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज. मतलब न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो रेडियस और क्या होता है? छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. ओके, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं अगर तुम टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो? दे आर इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ रहे हैं. और जेड इफेक्टिव क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है वो, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं. लॉजिकल है, सेल बढ़ो. पहले 2 सेल थे, अब 3 सेल है, 4 सेल है. सेल बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा? ये तो जनरल ट्रेंड आ गया. अगर तुमको एग्जाम में कोई पूछे, अगर इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट रेडियस क्या होगा? डिक्रीज. इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगा? इंक्रीज. दैट्स इट. तो अगर मैंने तुमको कभी भी पूछा कि लेट्स से इफ यू हैव द लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, बताओ ऑर्डर क्या होगा? विच वन विल बी ग्रेटर? फ्रॉम लेफ्ट राइट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? फ्रॉम लेफ्ट राइट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं. मतलब तुम अगर सपोज लेट्स से तुम बेरिलियम का देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग कैसे आएगा? क्या कर रहे हो? टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होगा ना? यस, यस, नो. अब बात कर, देखो बच्चे, एक्सेप्शन करके कोई भी चीज नहीं होती है. ये चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन करके कोई भी टर्म्स नहीं होता. हर किसी का कुछ ना कुछ रीजनिंग. सर एक्सेप्शन लिखवाते क्यों हैं? मतलब मैं भी हेडिंग एक्सेप्शन ही लिख रहा हूँ, पर उसका पर्टिकुलर रीजन. मैं तुमको एक चीज बताता हूँ. लेट्स से मेरे पास 100 एलिमेंट है, मुझे उसकी एक प्रॉपर्टीज के ऊपर कमेंट करना है. तो मैंने कंटिन्यूसली क्या किया? उस पर एक थ्योरी डेवलप किया. कंटिन्यूसली मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ. मुझे उसकी एक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना और पता करना है कि इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड इट. ऐसा तो है नहीं कि एक प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा. हो सकता है वो 4-5 फैक्टर पे डिपेंड करे. तो मैं कंटिन्यूसली उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, 2-3 साल तक एक्सपेरिमेंट किया. देन आई विल गेट टू नो कि मतलब एक कोई फैक्टर है उन 4-5 फैक्टर में से जो डोमिनेटिंग फैक्टर है. तो जो जनरल ट्रेंड आएगा वो उसी फैक्टर के कारण आएगा. तो एक्चुअल में क्या होता है? 100 एलिमेंट है, तो 100 में से जो थ्योरी मैंने डेवलप किया ना, वो 90 एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं. 10 एलिमेंट ऐसे हैं कि वो फॉलो ही नहीं कर रहे, कुछ तो रैंडम चल रहा है. तो नया थ्योरी जब भी केमिस्ट्री में डेवलप होता है ना, बच्चों को ये डाउट होता है कि सर एक्सेप्शन है. बच्चे एक्सेप्शन नहीं है उसके अंदर. बट जो मैंने थ्योरी डेवलप किया है ना, जो मैं जनरल ट्रेंड लिख रहा हूँ, मैक्सिमम एलिमेंट इसी को फॉलो करेंगे, 90% एलिमेंट यही ट्रेंड फॉलो करेंगे. बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं. अब क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ऐसा है कि वो जो एक प्रॉपर्टी है ना, वो 4-5 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है. तो 90 एलिमेंट्स के लिए तो फैक्टर 1 जो है वो क्या है? डोमिनेट है. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बाकी एलिमेंट्स उसके लिए फैक्टर 2 या फैक्टर 3 डोमिनेट. अगर फैक्टर 2 या फैक्टर 3 अगर तुम्हारे पास डोमिनेट होगा, तो डेफिनेटली मैं वहां से क्या चीज बोल सकता हूँ कि रेडियस का ट्रेंड डिफरेंट आएगा. तो लोग क्या करते हैं कि मतलब थ्योरी डेवलप कर लेते हैं, 90 फॉलो करे तो वैसे ट्रेंड याद कर लिया, और बाकी 10 जो रिमेनिंग है उसको एज ए एक्सेप्शन याद कर लेते. समझ में आया क्या चल रही है? फिर से रिपीट करो शॉर्ट फॉर्म में. अगर मैंने कोई थ्योरी डेवलप किया, अगर वो 90 एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं,
इसका मतलब वो नॉर्मल ट्रेंड हो गया। और जो बाकी रिमेनिंग 10 एलिमेंट है, वो अगर उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं इसका रीजन है, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं उसका रीजनिंग भी है, ठीक है। बट उन 10 का रीजनिंग भी लिखेंगे, बट सबसे बेस्ट क्या रहता है कि 90 का नॉर्मल ट्रेंड याद कर लो और 10 को एज ए एक्सेप्शन याद, इसीलिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस लिखते हैं। बट एक्सेप्शन करके कोई भी टर्म्स नहीं होता, हर किसी का कुछ ना कुछ रीजनिंग है। क्या ये फंडा सबको क्लियर? ये भी मैं प्रूफ भी कर दूंगा तुमको, ये मैं अभी सेम चीज तुमको प्रूफ कर दूंगा। कैसे, अब देखते हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? जी, क्या नियॉन नोबल गैस है? और नोबल गैस का वॉन्डर वॉल रेडियस फाइंड आउट करते हैं। नोबल गैस का क्या करते हैं, बाकी सबका कोवेलेंट कंपेयर करोगे, बट नोबल गैस का वॉन्डर वॉल कंपेयर करते हैं। इसका मतलब नोबल गैस का और वॉन्डर वॉल जो होता है कोवेलेंट से बहुत ज्यादा। तो नियॉन का किसी भी पीरियड में नोबल गैस का रेडियस सबसे कम होना चाहिए था, बट वो सबसे कम नहीं होके उसका रेडियस सबसे ज्यादा होता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लोरीन के बाद नोबल गैस कौन सा आता है? आफ्टर द क्लोरीन नोबल गैस कौन सा है? थियोरेटिकल इट शुड बी स्मॉलर, जो अपने थ्योरी डेवलप किया था, बट एक्चुअली में स्मॉलर नहीं होती। अपन क्या करते हैं, नोबल गैस का वॉन्डर वॉल रेडियस कंपेयर करते हैं, बाकी सबका कोवेलेंट करते हैं। तो वॉन्डर वॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी पीरियड में नोबल गैस का रेडियस सबसे कम होना चाहिए था, बट नोबल गैस का रेडियस सबसे ज्यादा होगा। सर नेक्स्ट वाले क्रिप्टॉन का भी यही करेंगे, क्रिप्टॉन का भी यही करोगे, रेडॉन का भी यही करोगे, सबका यही ट्रेंड है। देख ये भी मेथड, ये भी चीज बोल सकता है, तो जो तू चीज बोल रहा है वो सही है, जो चीज तूने लिख के रखा है वो भी तूने दक्ष सही बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपन एग्जाम में कभी भी रीजनिंग आएगा तो अपन ये रीजनिंग लिखेंगे यार। क्लियर दक्ष? ये एक पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट सुनो ध्यान से। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब मैं तुमको एग्जैक्ट रीजन बता रहा हूँ कि एक्सेप्शंस क्यों होते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास है बोरॉन, बोरॉन से गए एल्यूमिनियम, बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने में कितने एलिमेंट ऐड करूंगा, 8। यस नो? हेलो? एल्यूमिनियम से गैलियम जाने में 18, गैलियम से इंडियम फिर से 18, इंडियम से थैलियम 32। यस? अब ध्यान से स्टेटमेंट सुनना जो मैं चीज बोल रहा हूँ। whenever you are moving from aluminum to sorry whenever you are moving from boron to aluminium, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। और जेड क्या है, जेड तो बताया ना, टॉप टू बॉटम जाने पे ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट। यस? यस नो? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, जेड कांस्टेंट है, तो जेड से डिटरमाइन करूंगा ही नहीं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, जेड से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? इसीलिए एल्यूमिनियम का रेडियस ज्यादा, इसीलिए एल्यूमिनियम का जो रेडियस है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। That's it। अब सुनो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम एल्यूमिनियम से गैलियम जाने में, क्योंकि गैलियम से जस्ट पहले तुम 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो 3D सबशेल। एंड मैंने तुमको एक चीज बता के रखा है, एक स्टेटमेंट, डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स। यस? क्या ये स्टेटमेंट बताया क्या? डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स।
बोरॉन से एल्यूमिनियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, बट जैसे एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे, गैलियम से जस्ट पहले 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो डी में। डी क्या है? पुअर शील्डर। अगर शील्डिंग पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? शील्डिंग कम है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता है तुम्हारे पास क्या? जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड माइनस सिग्मा। एक्चुअल में सिग्मा क्या हो रहा है? सिग्मा तो डिक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस, रेडियस डिक्रीजेज और इंक्रीजेज? डिक्रीजेज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तुम बोरॉन से एल्यूमिनियम मूव करोगे तो इसका मतलब डी में इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर रहे, बट जैसे एल्यूमिनियम से गैलियम में मूव करोगे तो गैलियम से जस्ट पहले 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर रहे हो? 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो डी में। 10 electrons are we are filling 10 electrons in the d subshell. d are poor shielders. शील्डिंग कम होगी, अगर शील्डिंग कम होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो रेडियस कम होगी। क्या ये फंडा सबको क्लियर? यस नो? तो ये पे देखो, इसका मतलब जब तुम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ मूव कर रहे हो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, कम होंगे? एल्यूमिनियम से गैलियम मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। और जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? कांस्टेंट रहना चाहिए था, बट क्या जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है क्या इस बार? क्या जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है क्या इस बार? यस नो? नो, जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट नहीं है। बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तो ये बोल रहा है कि जब एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहे हो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं एंड जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस, अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नंबर रेडियस कम होगा। तो बच्चे एक फैक्टर बोल रहा है बढ़ेगा, एक फैक्टर बोल रहा है कम होगा, कौन सा डोमिनेटिंग होगा? क्या तुम कमेंट कर सकते हो क्या? कौन सा डोमिनेटिंग होगा? वी डोंट नो। हमको नहीं पता कौन सा डोमिनेटिंग होगा। अपने को नहीं पता कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, रादर देन मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना पता हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक फैक्टर बोल रहा है रेडियस बढ़ना चाहिए, एक फैक्टर बोल रहा है रेडियस कम होना चाहिए। कौन सा डोमिनेटिंग होगा? वी डोंट नो, रादर देन मुझे वैल्यू पता ना हो। वी नो द वैल्यू, तो वैल्यू के बेसिस पे एक्चुअल में क्या होता है, एल्यूमिनियम का रेडियस ज्यादा आता है गैलियम से। तो अब तुम बता सकते हो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, नंबर ऑफ सेल्स या जेड इफेक्टिव? एक्सपेरिमेंटल जब वैल्यू डिटरमाइन किया तो एल्यूमिनियम का रेडियस स्लाइटली ज्यादा आता है, किससे? गैलियम से। तो इसका मतलब रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब तुम बताओ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, नंबर ऑफ सेल्स या जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव। इसका मतलब जो ऊपर वाला फैक्टर है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला जो फैक्टर है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सर डोमिनेटिंग से सेकंड वाला क्यों कर रहा है? मैं तुमको बोल चुका हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है उसके बेसिस पे ही अपन कमेंट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे अच्छी चीज यही है, क्या अपन एक थ्योरी डेवलप करते हैं, बट थ्योरी डेवलप करने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। जैसे मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में होता है 2+2 4 है, क्यों है वी डोंट नो। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, अगर 2+2 4 मैं बोल रहा हूँ तो इसको मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करूंगा। अगर एक्सपेरिमेंटली भी 2+2 4 आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है मेरा थ्योरी। अगर एक्सपेरिमेंटली 2+2 5 आ रहा है तो मेरा थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। समझे बच्चे लोग? केमिस्ट्री में अपन ट्रेंड्स जो भी लिख रहे हैं उसको फिर मैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके मैं उसको सही और गलत भी बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रीजन से मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये नहीं करते हैं केमिस्ट्री। क्या ये फंडा सबको क्लियर? क्या ये फंडे सबको क्लियर हैं? अच्छा, यही चीज है, जो लोग एक्सेप्शन एक्सेप्शन करते रहते हैं वो यही चीज है जो मैं तुमको बता चुका हूँ। और कुछ भी नई चीज नहीं है, एक्सेप्शन जब भी अपन बोल रहे हैं तो अपन यही चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स इट। देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है, 8 से 18 में आने में प्रॉब्लम है। क्या इंडियम, इसका मतलब यहाँ पर ट्रेंड क्या आएगा? यहाँ पे ट्रेंड तो ये आएगा। तो या तो तुम एग्जाम में ऐसा बोल सकते हो कि रेडियस किसका एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा गैलियम से, ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट?
रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गैलियम, ट्रू एंड फॉल्स? Radius of aluminum is greater than radius of gallium. True, false? It's true. Radius of gallium is greater than radius of aluminum. Gallium is greater than radius of aluminum. True or false? False state. और एक्चुअल में क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है. अगर तुमको कभी भी ऐसा बोला हो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू. तो रेडियस एल्यूमिनियम का अगर पूछा है कि स्लाइटली ज्यादा होता है गैलियम से, यस ठीक है. अप्रोक्स इक्वल होगा, ये भी ठीक है. गैलियम का ज्यादा होगा, ये गलत है. वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बहुत इक्वल आती है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है उनकी वैल्यूज में. तो अगर इक्वल बोला है सही है, ज्यादा बोला है सही है, कम बोला है गलत. ये चीज ध्यान रखना. तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम ड्यू टू द जेड इफेक्टिव फैक्टर, ये ऑलमोस्ट क्या आता है, इक्वल आता है. अब तुमको एक चीज ये भी डाउट होना चाहिए, आई डोंट नो कि जो बैच 1 में ये चीज पढ़ाई है फिर नहीं, बट अगर सपोज तुम देखो देखो 8 से 18 जा रहे हो तो प्रॉब्लम है, फिर 18 से 18 जा रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें नॉर्मल ट्रेंड आएगा तुम्हारा. गैलियम और इंडियम में से किसका ज्यादा होगा, इंडियम का. ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं. बट प्रॉब्लम यहाँ पर है, जब तुम इंडियम से थैलियम जा रहे हो, क्या थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 है? क्या तुम सबको ये समझ में आता है? 80 थैलियम से जस्ट पहले अगर तुम जाओगे, ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल, अगर तुम पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखोगे, ये रहा तुम्हारा थैलियम, ये रहा थैलियम, और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4f ब्लॉक एलिमेंट फिलअप करेंगे. क्या सबको ये समझ में आता है? यस नो? यस नो बच्चे लोग? इसका मतलब 81 है तो 51 से 71 आर फिल्ड इन द 4f सब शेल एंड डी एंड एफ आर द पुअर सब शेल, पुअर शील्डर्स. अगर शील्डिंग पुअर होगी तो सिग्मा क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? अगर शील्डिंग पुअर होगी तो सिग्मा क्या होगा, कम होगा. जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा? अरे बच्चे लोग, शील्डिंग कम होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, मोर. जेड इफेक्टिव मोर होने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो रेडियस कम या ज्यादा, तो रेडियस कम या ज्यादा, कम. इसका मतलब सर आप बोल रहे हो कि सर ये वाला ट्रेंड भी आएगा क्या? अगर एल्यूमिनियम गैलियम में ऐसा हुआ तो इंडियम और थैलियम में भी ऐसा होना चाहिए था, यस और नो? एल्यूमिनियम और गैलियम में ऐसा हुआ है तो इंडियम और थैलियम में भी होना चाहिए था, यस नो? बट एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा नहीं होता. क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड आता है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन सा है, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? नंबर ऑफ सेल्स. सर कैसे पता? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के पर. मतलब अगर एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहे हो तो गैलियम से जस्ट पहले डी इलेक्ट्रॉन फिलअप करें तो शील्डिंग पुअर होगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो रेडियस कम होना चाहिए था. तो वही सेम चीज इंडियम और थैलियम में भी होनी चाहिए थी. तो इंडियम और थैलियम से जस्ट पहले भी इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करे, 4f सबशेल में कर रहे हो, बट वहां पे वो फैक्टर उतना डोमिनेटिंग नहीं है. डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, नंबर ऑफ शेल्स ही है. तो ट्रेंड क्या आएगा इसका, यही ट्रेंड आएगा. क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? बट अगर मैं वैल्यू के स्पेसिफिक जाऊँ ना, एक चीज देखना, तो मैं कोई चीज दिखाता हूँ, जस्ट देखा. तो चलो ध्यान से देखना, बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे हो, कितने का गैप दिख रहा है तुमको? बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे हो, गैप कितने का है उनकी रेडियस के बीच में? बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे हो तो गैप कितना है, 0.8 और 1.25, कितना गैप है दोनों के बीच का? 0.45 का. गैप कितना है, 0.45 का. और इंडियम और थैलियम में देखो गैप, इंडियम और थैलियम में देखो गैप कितना है, 0.05 का. 0.05, 0.5 कैसे रहे, 0.5 कैसे, 1.5 और 1.55, 0.05. क्या गैप कम हो गया क्या? जो गैप एल्यूमिनियम गैलियम में आ रहा था वही गैप इंडियम और थैलियम में नहीं आ रहा. इसका मतलब जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर है,
वो रेडियस को डिक्रीज तो कर रहा है बट डोमिनेट नहीं हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोरॉन और एल्यूमिनियम में जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, बट इंडियम और थैलियम में जेड इफेक्टिव के कारण क्या होगा, रेडियस डिक्रीज तो होगा बट वो डोमिनेटिंग नहीं है। डोमिनेटिंग अभी भी क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, रेडियस ऑलमोस्ट क्लोजर हो जाएगा बट थैलियम का अभी भी ज्यादा, हीलियम से ज्यादा ही होगा। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं, मैं तुमको चीजें बता रहा हूँ कि बच्चे लोग, अगर तुमको ये डाउट आना चाहिए था, जो भी बैच 1 में अगर माइट भी तुमको पढ़ा होगा या फिर अगर तुमने किसी बुक से भी देखा है, अगर एल्यूमिनियम गॉलियम में एक्सेप्शन आ रहा है तो इंडियम और थैलियम में भी आना चाहिए। बट इंडियम और थैलियम में एक्सेप्शन क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज रेडियस का डिक्रीमेंट, मतलब जो गैप होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट डेफिनेटली तुम्हारे पास क्लोजर हो जाएगा, बट स्टिल थैलियम का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है थैलियम का? बिकॉज थैलियम का तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स वाला फैक्टर है वो डोमिनेटिंग है। तो आपको कैसे पता डोमिनेटिंग है? बिकॉज वी हैव द वैल्यूज, दैट्स इट। थ्योरी दे रहे हैं बट वैल्यूज भी है, उसको अपन जस्टिफाई भी कर रहे हैं उससे। अब समझ में आया क्यों नहीं हो रहा है? वेदांत ने पहले ही बता दिया था जब मैं एल्यूमिनियम गैलियम बता रहा था कि सर इंडियम और थैलियम में भी होना चाहिए, बट इंडियम और थैलियम में क्लोज हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगी रेडियस, रेडियस गैप बहुत कम होगा, बट इंडियम का ज्यादा नहीं होगा थैलियम से। क्या वेदांत ये पॉइंट क्लियर है तुझे? बाकी सबको भी क्लियर है ये डाउट? ऐसे डाउट्स आने चाहिए तुमको, मतलब जो थ्योरी है, तो ऐसे डाउट्स आओगे तो थोड़ी और क्लियरिटी बढ़ेगी। तो अगर मेरे को रेडियस का एक्चुअल ट्रेंड लिखना है तो एक्चुअल ट्रेंड ये आएगा। बस गैलियम और एल्यूमिनियम अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, दैट्स इट। गैलियम और वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, बाकी वही नॉर्मल है। दो एक्सेप्शन हुए हैं, बाकी दो और बचे हैं और आयनिक रेडियस बचा है, तो वो अभी नहीं होगा वैसे भी। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर किसी को अभी डाउट है दे कैन आस्क, एंड रिवाइज करो जो भी नोट्स हैं। हाँ, मैं ग्रुप में ऐड करना भूल गया हूँ, ठीक है, मैं मोस्टली आज तुमको लिंक सेंड कर दूंगा, सॉरी। अभी किसी को भी बैच 1 में से कुछ भी डाउट है दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव बैच 1 Sir, बैच 2। या sir, in covalent radius, why do the atoms overlap, whereas in metallic radius they don't? तो कोवेलेंट में तो अट्रैक्शन होता है ना एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पे, और मेटलिक्स में जनरली वो लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। डू यू नो अबाउट द लैटिस स्ट्रक्चर? No, sir, no. दैट्स व्हाई मैंने उसके अंदर लिखा है कि 12th का एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, वहां पे मैं तुमको बताऊंगा कि लैटिस कैसे फॉर्मेशन होता है, मेटल का अरेंजमेंट कैसे होता Okay, sir. Okay. है। इन हर एक चीजों पे जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ ना, कोवेलेंट पे एक पूरा कंपाउंड है। कोवेलेंट जो है उस पे नेक्स्ट तुम्हारा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, वो पूरा कोवेलेंट कंपाउंड पे चैप्टर है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, एक आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में, तो वो पूरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डील करेगा। उसके बाद एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, वो पूरे मेटालिक जो रेडियस है, मेटालिक जो बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड हो गए या फिर लैटिस स्ट्रक्चर होगी, उसके बेसिस पे कमेंट करेंगे। तो अभी के लिए अपन ने क्या ध्यान में रखा है कि हाँ ऐसा होता है, कोवेलेंट में क्या होगा, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो ओवरलैपिंग होता है, बट मेटालिक में वो टच करते हैं। क्यों टच करते हैं, इसका रीजनिंग वी विल सी इन द 12th का जो सेक्शन है सॉलिड स्टेट, वहां पे। Okay, sir. Sir, and in that you are told now for van der Waals radius we take a symmetrical distribution type. तो उसमें जो if we experimentally when we find out the distance between the atoms, we'll take the smallest distance, right? And then we'll say that that is for everything. हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो। या तो सबका Okay, मतलब, sir. जो चीज तुम हीलियम के लिए अगर स्मॉलेस्ट ले रहे हो तो फिर नियॉन के लिए भी स्मॉलेस्ट, ऐसा नहीं कि हीलियम के लिए स्मॉलेस्ट लेके नियॉन के लिए कुछ और। नहीं नहीं जो like भी कंपेरि helium. हाँ, मैं बताऊं, जो भी कंपेरिजन कर रहे हो ना, लेट्स से हीलियम का, तूने लेट्स से हीलियम के एक रूम में बहुत सारे एटम्स है, तो अगर तू बोला सर हीलियम का सर मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, मिनिमम निकालना ज्यादा सही है। क्यों ज्यादा सही है? बिकॉज वहां से ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। यस, यस बच्चे। Yes, sir. Yes. तो अगर तू हीलियम के लिए मिनिमम कर रहा है, तो जब नियॉन के लिए कर रहा है, नियॉन के एटम्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो उसका भी मिनिमम लेना पड़ेगा तुझे। ओके। Okay, sir. Okay, understood. Thank you, या sir. या सर आप अपन वो लेक्चर भेज देंगे ग्रुप पे पहले प्लीज. मैं एक बार ग्रुप पे नहीं भेजूंगा क्योंकि वो बच्चों के पास ही है। मैं पहले तुमको ग्रुप पे ऐड करूंगा, मैं एक लिंक सेंड करूंगा तुमको आज। यू विल गेट द लिंक ऑन योर ग्रुप्स, ठीक है, मोस्टली सेंटर मैनेजर से। उस लिंक को ज्वाइन करोगे, देन जो बच्चे हैं
मैंने कल किसी को बोला था, I think अक्षत को बोला था, अक्षत अभी मत डालना, जैसे तुम लोग ऐड हो जाओगे तो अक्षत को बोलना, अक्षत विल ऐड द रिकॉर्डिंग एंड द पीडीएफ, जो भी रिमेनिंग जो भी प्रीवियस लेक्चर्स। ओके Okay, बच्चे, sir. Okay, ओके thank you, sir. या ओके, बाय बाय।